बात करेंगे झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। एक तरफ जहां जेएमएम अपने मर्जी का उम्मीदवार उतारेगी, उसके लिए जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन होंगी या कोई और होगी, क्योंकि लगातार ओडिशा से भी प्रतिनिधिमंडल आकर हेमंत सोरेन से यह गुजारिश कर रहा है कि गुरुजी की सीट है, इसलिए उनकी बहन अंजलि सोरेन को उस पर मौका दिया जाए, क्योंकि गुरुजी को विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे और ओडिशा में पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगी। वहीं बीजेपी पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि बीजेपी में अर्जुन मुंडा होंगे, निशा उरांव होंगी, आशा लकड़ा होंगी या नंदलाल अग्रवाल होंगे, कौन उम्मीदवार होगा इसकी चर्चा चल रही है। वहीं तीसरा नाम परिमल नाथवानी का आ रहा है। ऐसे में परिमल नाथवानी पर अगर जेएमएम दांव खेलती है तो ऐसे में दूसरी पार्टी बीजेपी क्या करेगी, इस पर भी सबकी नजरें हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और हमारे साथ मदन भी हैं। सबसे पहले राकेश जी से समझना चाहेंगे, राकेश जी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के? देखिए, एक सीट निकालने के लिए राज्यसभा का 28 विधायकों की जरूरत है और अगर आप उस लिहाज से देखें तो जो झारखंड में इंडिया ब्लॉक है उसके पास 56 विधायक हैं। तो ऐसे आप देखें कि अगर पूरे विधायक इंटैक्ट रहते हैं और 28-28 जो है दोनों तरफ मिल जाए तो फिर 2 सीट निकालना महागठबंधन के लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है, वो जो है अपना प्रत्याशी देने की बात कर रहा है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें उदय, और जो एक संभावना बनती है कि आम तौर पर हमने देखा है कि जिसके पास बहुमत से थोड़ा ज्यादा विधायक होते हैं, राज्यसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जैसे 28 चाहिए ना, तो वो सिर्फ 28 विधायकों का वोट नहीं लेंगे। जेएमएम एक सीट कंफर्म करने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो 30 से 31 विधायक जो है वो उसमें इन्वेस्ट करे। और अगर ऐसा होता है तब फिर दूसरी तरफ आप देखिएगा कि विधायकों की संख्या जो है वो 28 नहीं रह जाएगी और वैसी परिस्थिति में जो दूसरी वरीयता के वोट होते हैं उसके आधार पर ही फैसला होता है। ये चीज हमने बिहार में भी देखी कि बिहार में एक सीट निकालने के लिए 41 विधायक चाहिए थे, एनडीए ब्लॉक को भी और महागठबंधन को भी। लेकिन एनडीए ने क्या किया, नीतीश कुमार की सीट पर उनको 44 वोट गए। इसी तरह से नितिन नवीन के लिए 44 वोट गए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए 42 वोट गए और रामनाथ ठाकुर के लिए भी 42 वोट गए। तो मतलब यह था कि ये 4 सीटें उन्होंने कंफर्म कर ली और एक सीट को दांव पर लगाया। अगर आप प्रथम वरीयता की वोटों की बात कीजिए तो आरजेडी को ज्यादा वोट आया, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर बीजेपी ने वहां 5वीं सीट निकाल ली। तो ये स्थिति अगर आप देखें तो झारखंड में भी बन सकती है, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट 28 वोट डलवाते हैं 28 विधायक के, अगर किन्हीं का भी वोट गलती से भी अगर मान लीजिए कि इनवैलिड हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो उम्मीदवार जो है वो सेकंड प्रेफरेंस वाले मामले में चला जाएगा। तो इसीलिए जिसके पास विधायकों की संख्या 28 से ज्यादा है वो अपनी एक सीट तो कंफर्म करेगा ही करेगा, और यह बात बीजेपी भी समझती है और यही वजह है कि बीजेपी यहां पर कैंडिडेट दे रही है। क्योंकि अगर 28-28 का मामला होता तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। यहां पर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती जो है वो काउंट में आ सकती है। वैसे फैसला तो जो इंडिया गठबंधन के नीति निर्धारक होंगे, जो रणनीतिकार होंगे, वही लेंगे कि 28-28 ही डलवाया जाए और दोनों सीट निकाल लिया जाए, या जेएमएम चाहेगा कि उसकी तरफ जो है कम से कम 30 विधायक वोट करें। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप देखिएगा कि दूसरी सीट के लिए 26 वोट ही बच जाएगा और बीजेपी अपने गठबंधन के साथ जो है वो 24 सीटों पर है। यहां पर जयराम महतो का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है राज्यसभा चुनाव में, कि जयराम महतो किसकी तरफ वोट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो महागठबंधन का पलड़ा भारी हो जाएगा, और अगर वो एनडीए की तरफ आते हैं तो चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा।
क्योंकि देखिएगा कि सेकंड प्रेफरेंस के वोट जो होते हैं फिर उसमें जो गिनती होती है, और इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे सबके आगे प्रेफरेंस का वोट लगाना पड़ता है, मार्किंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है ये चुनाव रोचक बन रहा है। और ये सवाल जो है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट दे रही है। बीजेपी के लिए जहां तक संभावित उम्मीदवारों की बात है, मदन बेहतर बता पाएंगे। जो नाम मुझे लगता है कि एक अर्जुन मुंडा का नाम जो है वो चल रहा है, और इसके अलावा जो है आप देखिए तो नंदलाल अग्रवाल का नाम भी आगे चल रहा है। धनबाद के उद्योगपति हैं, और जब इस तरह के चुनाव की स्थिति होती है तो एक सक्षम उम्मीदवार की तलाश होती है जो हर तरह से सक्षम हो। तो यहां पर नंदलाल अग्रवाल का भी नाम लिया जा रहा है। वैसे मदन ज्यादा बेहतर बता पाएंगे बीजेपी के लिए। चलिए मदन से समझेंगे। मदन, देखिए बीजेपी में भी ये सवाल है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। ये सवाल जेएमएम में भी है कि क्या पार्टी अंजलि सोरेन पर दांव खेलेगी या फिर कोई और होगा। और परिमल नाथवानी अगर आते हैं तो परिमल नाथवानी को कौन उतारेगा, इस पर भी बड़ा सवाल है। मदन बिल्कुल देखिए, लेकिन जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही है, अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें जेएमएम कोटे से जो उम्मीदवार है वो जेएमएम के ही उम्मीदवार होंगे, ये माना जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है। तो इसमें प्रथम अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा चर्चा में अंजलि सोरेन जी का ही नाम आ रहा है, क्योंकि वो पिताजी का सीट खाली हुआ है, इसलिए दावेदारी जो है उनकी भी है। और आप देखें पिछले 2 दिनों से जो मयूरभंज और उड़ीसा से लोग हैं वो चलकर रांची पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार राज्यसभा जो है उन्हें भेजना चाहिए। तो एक उड़ीसा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सीधे तौर पर अंजलि सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी से राज्यसभा भेज सकते हैं। तो एक तरह से ये मांग जो है उड़ीसा से जरूर आई है, लेकिन पार्टी और संगठन को देखते हुए और भी कई बदलाव जो हैं देखने को मिले। आप इससे पहले देखें सरफराज अहमद को किस तरह से राज्यसभा शिफ्ट किया गया, महुआ माझी को यहां से राज्यसभा भेजा गया। तो कई उदाहरण है कि पार्टी और संगठन से जो बीजेपी पहले करती थी अब वो जेएमएम भी करती हुई नजर आई है कि अपने पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता और नेता को राज्यसभा तक भेजती है। तो अब इसमें क्या कोई फेरबदल आखिरी वक्त में होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन बीजेपी पर भी निगाहें सबकी है। और जो जानकारी मिल रही थी कि जेएमएम से भी संपर्क में परिमल नाथवानी है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के खेमे में अगर देखें तो जरूर यहाँ प्रदेश स्तर पर जो चुनाव समिति है उन्होंने नाम राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया है, केंद्रीय चुनाव समिति में नाम चली गई है। अब आखिरी मोहर वहां लगने हैं कि आखिर जो परिस्थितियां वर्तमान में बनती है उसमें उम्मीदवार के नाम पर भी समर्थन विधायकों का मिलता है। तो वो नाम तय किए जाएंगे कि आखिर जिन बाहरी विधायकों का या जो संपर्क में है उनसे अगर लेना है हमें सहयोग, तो क्या उस नाम पर उनकी सहमति है या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें। और ठीक हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी ने कहा कि इस चुनाव में धनबल जो है वो भी देखा जाता है। तो कोई उद्योगपति जरूर इसमें चाहते हैं कि हम इस चुनावी मैदान में उतरें और तभी जो है वो आंकड़े हासिल होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है उदय, आप देखिए कि जेएमएम है, कांग्रेस है, एक वहां पर भी लगता है कि पैचअप वर्क जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस और जेएमएम के बीच में। और यही वजह है कि तेलंगाना के जो डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं। के राजू जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है, केशव महतो कमलेश मिलते हैं। तो अगर पैचअप हुआ तो ऐसा मुझे लगता है, ये आभास होता है कि दोनों एक एक सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि जेएमएम एक सीट पर और कांग्रेस को एक सीट जो है वो दी जा सकती है। अब उससे उम्मीदवार कौन होंगे, प्रत्याशी तो देखिए ये मानकर चलिए कि कांग्रेस से हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो पसंद है वो मुख्यमंत्री की हो सकती है कि हेमंत सोरेन के पसंद को वरीयता दी जा सकती है कांग्रेस के तरफ से। तो सुबोध कांत सहाय, राजेश ठाकुर हैं, इनके नाम की चर्चा है। बन्ना गुप्ता भी एक दावेदार के तौर पर इधर रिसेंटली उनके नाम की भी चर्चा मीडिया सोर्सेज में कहीं कहीं आ रही है, तो वो एक दावेदार हो सकते हैं। प्रदीप बालमुचु की बात है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इधर जेएमएम और कांग्रेस वाले मामले में स्टैंड लिया है
तो शायद जेएमएम से उनको उतना समर्थन न मिले। तो ये कुछ नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी चल रहे हैं और अब देखना यह है कि भाकपा माले का क्या रोल रहता है। चूंकि उनके भी 2 विधायक हैं और यहाँ एक एक विधायक इंपॉर्टेंट है, वो वोट करे और ये जरूरी है जो जिस खेमे में है उधर वोट करे। और एक और अच्छी बात इस विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिल रही है कि सभी स्थानीय उम्मीदवार की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। चाहे आप कांग्रेस की भी बात कर लीजिए, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि उनका जो उम्मीदवार होगा वो स्थानीय होगा। बीजेपी ने भी इस बात को कहा है कि उनका जो उम्मीदवार होगा वो स्थानीय होगा। और जेएमएम तो झारखंड की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो वो भी जो है एक स्थानीय उम्मीदवार की तरफ जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक झारखंड में चुनाव होता था और बाहरी उम्मीदवारों की चर्चा होती थी, वो इस बार थोड़ी कम है और झारखंड से स्थानीय प्रत्याशी देने की बात हो रही है। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रत्याशियों के नामों का खुलासा कब तक होता है। क्या परिमल नाथवानी को जेएमएम दूसरा प्रत्याशी बनाकर कोई बड़ा दांव खेलने वाली है? बीजेपी से प्रत्याशी कौन होता है? इन सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि समीकरण बड़े दिलचस्प हैं और शाहमात का खेल भी अभी से ही उसकी रणनीति बनने लगी है।